हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आई पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का टॉपिक सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे फाइबर्स से। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आप यूँ कह लो कि वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है जिससे फर्दर हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। खासकर जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि फाइबर से क्या बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं, है ना। अलग अलग फैब्रिक्स जो हैं वो पॉसिबल है बनने किससे? फाइबर्स से। अब ये जो फाइबर्स हैं ये किस तरह के होते हैं? ये दो तरह की कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि फाइबर्स जो हैं उन्हें नेचुरली भी ऑब्टेन किया जा सकता है फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स, एंड फाइबर्स को सिंथेटिकली यानी कि आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि फाइबर्स जो हैं वो दो तरह के हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक, और इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स हम किन्हें कहते हैं? वो जिन्हें हम ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्सेज से। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज such as plants and animals। अच्छा, अब आप सोच सकते हो कि कौन कौन से नेचुरल फाइबर्स होंगे। आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 6 में, याद करो। तब तक मैं भी यहाँ पे लिख देती हूँ। एग्जाम्पल, कॉटन, जिसे आप यहाँ देख रहे हो, कॉटन। देन यू हैव वूल, देन यू हैव सिल्क, है ना। ये सब वो नेचुरल फाइबर्स हैं जिन्हें या तो प्लांट से या फिर एनिमल से ऑब्टेन किया गया है। उसी तरह से हमारे पास आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सिंथेटिक फाइबर्स आर्टिफिशियली मेड होते हैं, यानी कि उसे हम बनाते हैं। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक फाइबर्स वो हैं जिन्हें हम बनाते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम आर्टिफिशियल फाइबर या फिर इन्हें हम मैनमेड फाइबर भी बोल सकते हैं। दीज आर also known as man-made fibers। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा आप लोग भी सोचो। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, है ना। तो यहाँ पर अभी हमने क्या समझा? हमने नेचुरल फाइबर समझ लिया कि क्या होते हैं जिन्हें हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, और हमने समझ लिया कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियली बनाते हैं खुद से। ओके, ये सब चीज़ें जो आप यहाँ देख रहे हो, ये और ये सब या तो नेचुरली जो फाइबर्स हमें मिलते हैं उनसे बनी है या फिर सिंथेटिक फाइबर से बनी है। ओके, अच्छा, अब आपको एक काम करना है कि आपको ये टेबल फिलअप करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको 5 रैंडम चीज़ों के बारे में सोचना है, रैंडम जो आपके आसपास आपको दिख रही हैं, जिससे वो कुछ भी हो सकती है। मानो आपकी बेडशीट, कारपेट, है ना, कोई रोप हो सकती है आपके आसपास। इस तरह से आपको कोई भी 5 चीज़ें सोचनी है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, और फिर आपको बताना है कि वो किससे बनी है। क्या वो नेचुरल फाइबर से बनी है या फिर आर्टिफिशियल फाइबर से बनी है। ओके, तो आपको वो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल यहाँ पे लिख देना है इस तरह से। ओके, और अगर आपको ये टेबल फिल करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो सबसे पहले अब हम डिटेल में समझेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने डेफिनेशन तो इसका पढ़ ही लिया कि ये मैनमेड फाइबर है, इन्हें हमने बनाया है, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपने देख लिए, ठीक है। लेकिन फर्दर अब हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं कि आखिर ये कैसे बने हुए होते हैं। तो देखो, आपकी बुक में जैसा मेंशन्ड है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ना, वो क्या होते हैं बेसिकली। synthetic fibers are a chain of small units joined together. Each small unit is a chemical substance. तो आपकी बुक में ऐसा कुछ दे रखा है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कि ये जो हैं, दीज आर द चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर एंड ईच स्मॉल यूनिट इज़ बेसिकली अ केमिकल सब्सटेंस। अब ये क्या है, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जैसे आप लोग यहाँ पे ये चेन देख रहे हो इस तरह की, है ना। अब इस चेन में बेसिकली हो क्या रहा है, एक छोटा सा यूनिट है ये वाला, है ना। और ये जो यूनिट है ये बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। और इन सबको जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बनती है, एक चेन बनती है इस तरह की, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि ये चेन जो है ये किससे बनी है, दिस चेन इज़ मेड अप ऑफ दिस स्मॉलर यूनिट्स, है ना। ओके, तो अब क्या कहा गया है बुक में कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो भी एक चेन की तरह है ना। और वो किससे बने, छोटे छोटे यूनिट से बने हैं। अब वो जो यूनिट्स हैं वो बेसिकली क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस है। तो छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस से क्या बना है, एक पूरी चेन बनी है, और उस चेन को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर का एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि छोटे छोटे यूनिट्स हैं इस तरह के, है ना। और इन सब को जोड़कर क्या बना है, एक पूरा सिंथेटिक फाइबर बना है। आई बात समझ में, ठीक है। इसे जनरली हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको हम, पॉलीमर। ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक बड़ा यूनिट है ना। ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा यूनिट है जो कि किससे बना है, जो कि कई सारे छोटे छोटे यूनिट से बना है ना। पॉलीमर को अगर आप डिटेल में समझोगे तो बेसिकली पॉलीमर क्या है, देखो पॉलीमर। अब इसका नाम को जो है ना ब्रेक करो, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट्स या फिर पार्ट्स। ओके, तो पॉलीमर जो है वो बेसिकली इन दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, पॉली और मर। तो इसका मतलब ये एक ऐसा बड़ा यूनिट है, हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ अ लार्ज सिंगल यूनिट made of small repeating units. ठीक है, आया समझ में। तो पॉलीमर क्या है, एक बड़ा सिंगल यूनिट जो कि बहुत छोटे रिपीटिंग यूनिट से बना है, यानी कि ऐसे यूनिट्स जो बार 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 रिपीट हो रहे हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। कॉटन जो है वो एक पॉलीमर है। अब कॉटन जो है मैंने आपको बताया कि वो एक पॉलीमर है, और इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलोज, ठीक है। ओके, और ये जो सेलुलोज है, ये जो पॉलीमर है सेलुलोज, ये किससे बना है, ये छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से बना है। और उन छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर made of
large number of glucose units. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ग्लूकोज इस तरह से जुड़ के, ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स जुड़ के हमारे पास क्या बना, सेलुलोज बना। और इस सेलुलोज को ही हम क्या बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं, है ना। इस पूरी चेन को हम क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं सेलुलोज, जो कि क्या है, एक पॉलीमर है, जो कि किससे बना है, ग्लूकोज से बना है। ग्लूकोज जब बार बार रिपीट होता है ना, और आपस में जुड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की, है ना। हमें इस चैप्टर में अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स आज हम कवर करेंगे, देखते हैं। पहला हम बात करेंगे रेयॉन के बारे में, देन वी विल टॉक अबाउट नायलॉन, देन वी विल टॉक अबाउट पॉलिएस्टर, एंड देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट एक्रेलिक। तो ये चार सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो चलो एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, रेयॉन के बारे में। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से ऑब्टेन किया जाता है ना। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं, यानी कि जो नेचुरली ऑब्टेन किए गए हैं प्लांट से या एनिमल से, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऑलमोस्ट वैसी ही प्रॉपर्टीज़ वाला मटेरियल हमें थोड़ा सस्ते में मिल जाए, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली उस तरह की चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और उस तरह की जो आर्टिफिशियल चीज़ है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। यानी कि वो दिखता तो नेचुरल फाइबर्स की तरह है, लेकिन होता आर्टिफिशियल है, यानी कि उसे हमने बनाया होता है। फाइन। तो रेयॉन क्या है, रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिल्क जैसा दिखता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये जो क्लॉथ है ये ऑलमोस्ट सिल्क की तरह दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल सिल्क जितना एक्सपेंसिव नहीं होगा। ओके, तो हम रेयॉन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इट हैज़ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू सिल्क। ओके, दूसरा, इट इज़ ऑब्टेन्ड, इसे किस तरह से ऑब्टेन किया गया है वो समझो। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो आप ये चीज़ समझो यहाँ पर कि ऑल्दो इसे एक नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया गया है, लेकिन बनाया तो इसे हमने है ना। बना तो ये किस में है, बना तो ये लैब में है, इसलिए ये क्या हुआ, ये सिंथेटिक फाइबर हुआ। समझे? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो ना कि कहीं आप सोचो कि भाई वुड पल्प से बना है तो ये नेचुरल फाइबर है। नहीं, नेचुरल सोर्स यूज़ किया गया है, लेकिन बनाया इसको हमने है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, यानी कि इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। देन इट इज़ चीपर देन सिल्क, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल सिल्क से ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। एंड कैन बी वूवन इनटू सिल्क लाइक फाइबर्स, इसे बिल्कुल सिल्क की तरह बनाया जा सकता है और उससे फर्दर फैब्रिक्स बन सकते हैं। फिर इसकी और एडवांटेज क्या है कि इट कैन बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स।
कई तरह के कलर से इसको डाई किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग कलर के फैब्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर अच्छा, रेयॉन को जनरली और मटेरियल्स के साथ मिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स कर दें तो उससे हम क्या बनाते हैं, बेडशीट्स। उसी तरह से अगर हम रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करें तो इससे जनरली क्या बनते हैं, कारपेट्स। ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल जो है ये चीप पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पोर्शन जो है वो किसका यूज़ किया है, सिंथेटिक फाइबर का यूज़ किया है। ओके, तो ओवरऑल ये अगर लाइक अगर आप देखो कि एक बिल्कुल नेचुरल जो कॉटन है जो हमें ऑब्टेन हो रही है, उसकी बनी बेडशीट जनरली एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर मिला दोगे तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी एंड साथ के साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ओके, आगे देखते हैं। अब आगे हम बात करेंगे नायलॉन की। नायलॉन जो है ये भी एक मैनमेड फाइबर है। ओके, इसको सबसे पहले 1931 में बनाया गया था। किससे? फ्रॉम कोल, एयर एंड वाटर। तो आप कह सकते हो कि ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जिसमें कोई भी नेचुरल सोर्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, यानी कि नो नेचुरल रॉ मटेरियल वॉज यूज्ड। प्लांट या एनिमल को इसमें यूज़ नहीं किया गया था। अब आगे देखते हैं। नायलॉन जो है ना, उससे हम बहुत सारी तरह के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो ब्रश है, इसमें ये जो फाइबर्स आगे आपको दिख रहे हैं ना, ये नायलॉन के बने हैं। ये जो रोप है ये भी नायलॉन की बनी है। उसके अलावा कई सारे क्लोथ्स जो हैं वो भी नायलॉन के बने हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नायलॉन क्लोथिंग में। अब उसके पीछे रीज़न क्या है वो हम समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे स्कूल में पूछा जा सकता है कि वाई इज़ नायलॉन वाइडली यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। ओके, मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन की तरह ही लिख देती हूँ, तो आप ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या आएगा। वाई इज़ नायलॉन widely used to make clothes। अब वैसे तो आपको आंसर थोड़ा बहुत पता ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया सिंथेटिक फाइबर्स के कहीं ना कहीं हमें फ़ायदे हैं ओवर नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि ऑलमोस्ट सब में आप लिख सकते हो कि सिंथेटिक फाइबर्स चीप पड़ते हैं, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, है ना। ये 2 पॉइंट्स तो आप आराम से सब में लिख सकते हो। अब उसके अलावा नायलॉन की क्या खासियत है वो हम देखते हैं। तो नायलॉन को क्लोथिंग में इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज नायलॉन इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। तो आराम से इसकी क्लोथिंग बन सकती है। और तो और इट इज़ नायलॉन इज़ लस्ट्रस, मतलब शाइनी है, एंड ईजी टू वॉश। तो इन फैक्टर्स की वजह से इसको हम आराम से क्लोथिंग में यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो इससे बनते हैं वो हम देख लेते हैं, यानी कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। ओके, तो इसको हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह पे। जैसे कि इसको सॉक्स बनाने में, रोप्स बनाने में, टेंट्स बनाने में, फिर टूथब्रश की जो ब्रिसल्स होती है ना वो इसी से बनी हुई होती हैं, टूथब्रश बनाने में। देन कार की सीट बेल्ट बनाने में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें काम आता है। फिर स्लीपिंग बैग्स,
कर्टन्स, और बहुत ज़रूरी पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। इसमें नायलॉन बहुत ज़्यादा काम आता है। तो क्यों काम आएगा? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई बताओ कि जो रोप्स हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए वो नायलॉन की बनी होती है, तो क्यों उसकी बनी होती है? तो सिंपल सा रीज़न आप लिख सकते हो वहाँ पर कि भाई नायलॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो इलास्टिक है, और उसके बारे में आप क्या लिख सकते हो कि वो लाइट भी है। मतलब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे जो मैंने जो लिखे हैं वो आपके इसमें भी काम आ जाएंगे, है ना। और मेनली तो क्या काम आएगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपको मालूम है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो कि जो नायलॉन का थ्रेड है ना वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लो। मैं एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर कर रही हूँ। आपने अगर ये लेक्चर देख लिया आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देख लो, आपका सब कुछ एक एक पॉइंट रिवाइज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉलिएस्टर और एक्रेलिक की, जिसमें सबसे पहले हम पॉलिएस्टर की बात करते हैं। तो पॉलिएस्टर जैसे कि आप देख सकते हो इसके नाम से ये किससे बना है? दो वर्ड से बना है, पॉली प्लस एस्टर। अब पॉली का मतलब तो आपको पता है मैनी, और एस्टर जो है ना वो क्या है? वो बेसिकली एक केमिकल है, एक तरह का केमिकल है। यानी कि पॉलिएस्टर जो है वो बहुत सारे एस्टर्स को जोड़ के बना है। एक एस्टर, दूसरा एस्टर, तीसरा एस्टर एंड सो ऑन, और इसकी पूरी चेन को हम क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे पॉलिएस्टर, ठीक है। अब एस्टर क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया एस्टर एक तरह का केमिकल है। अब किस तरह का केमिकल? एस्टर वो केमिकल है जो कि फ्रूटी स्मेल देता है, या फिर आप इसे वो ये भी कह सकते हो कि इट इज़ अ केमिकल दैट गिव्स फ्रूट्स देयर स्मेल, है ना। फ्रूटी खुशबू थोड़ी सी अलग ही होती है। जो फ्रूट्स की खुशबू है वो आपको दूर से पता चल जाता है, हाँ यार यहाँ पे आज किचन में ना ये वाला फ्रूट रखा है, अलग से ही खुशबू होती है। तो बेसिकली फ्रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है? एस्टर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स को उनकी स्मेल मिलती है, ठीक है। तो उसी से क्या बना है? उसी से बना है पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर जो है, क्योंकि हम इसे सिंथेटिक फाइबर्स में पढ़ रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। फिर अलग अलग तरह के जो है मटेरियल्स हमें अवेलेबल हैं जो कि पॉलिएस्टर और दूसरे जो फाइबर्स हैं उनका मिक्सचर है, जैसे कि पॉलीकॉट, जैसे कि पॉलीवूल। इनके नाम से आपको पता चल रहा होगा। पॉलीकॉट जो है वो किसका बना है? पॉलिएस्टर और कॉटन का, है ना। और पॉलीवूल किसका बना है? पॉलीवूल बना है पॉलिएस्टर और वूल का। तो अलग अलग जो है फैब्रिक्स इनसे बन सकते हैं, दो अलग अलग फाइबर्स को मिक्स करके, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि पॉलीकॉट किसका बना है और पॉलीवूल किसका बना है। अच्छा, अब देखो पॉलिएस्टर को भी काफ़ी हद तक ड्रेस मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है। वाई? तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं कि वाई इज़ पॉलिएस्टर suitable for making ड्रेस मटेरियल्स। तो अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा।
सबसे पहली बात तो क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है ना। यहाँ पर वो सब नहीं लिखना है आपको कि ये चीप है या फिर ये स्ट्रॉन्ग है, ये सब नहीं। इसकी कुछ खासियत है, कुछ खास खासियत है इसकी, जिसकी वजह से पॉलीएस्टर को यूज़ किया जाता है, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो। सबसे पहली बात तो ये है कि फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलीएस्टर does not wrinkle easily। तो कितना फ़ायदा है, ऐसे कपड़ों को बार बार प्रेस नहीं करना पड़ता। अगर आप कॉटन के कपड़े देखो, आप उसे एक बार पहन लो तो उसके ऊपर कितने ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, और उसके रिंकल्स इतनी आसानी से जाते भी नहीं हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा मटेरियल हो जिसके ऊपर आसानी से रिंकल्स ही ना पड़े, तो वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, है ना। दूसरा, इट रिमेन्स क्रिस्प, मतलब ऐसा खड़ा खड़ा सा कपड़ा होता है, ऐसा नहीं कि एकदम ढीला ढाला कपड़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और एकदम आप यूँ कह लो कि उसकी जो ग्रेस है वो बनी रहती है ना। एंड इट इज़ ईजी टू वॉश, इसको धोना भी आसान है। तो इसीलिए पॉलीएस्टर जो है वो काफ़ी सूटेबल है फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। मैं रिपीट कर रही हूँ कि क्यों। सबसे पहले तो इस पर आसानी से रिंकल्स नहीं पड़ते, दूसरी बात ये क्रिस्प रहता है, एंड इट इज़ ईजी टू वॉश। ओके, अब देखो कि पॉलीएस्टर्स भी जो है ना वो अलग अलग तरह के हैं। कौन कौन से? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीएस्टर, ये इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से सुन लेना। तो आपकी बुक में 2 तरह के पॉलीएस्टर के बारे में बात की गई है, पहला है टेरिलिन और दूसरा है पीईटी। ठीक है, पीईटी का फुल फॉर्म देख लो, पॉली एथिलीन टेरेफ्थैलेट। ओके, पॉली एथिलीन टेरेफ्थैलेट। ओके, अब आप देखो, सबसे पहले अगर हम टेरिलिन की बात करें, तो टेरिलिन की खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स, इससे हम बहुत बारीक बारीक फाइबर्स जो है वो बना सकते हैं। दैट कैन बी वूवन लाइक अ यार्न। ओके, तो इससे बहुत बारीक बारीक जो है हम फाइबर्स बना सकते हैं, और बाद में उन सारे फाइबर्स को आपस में वीव करके हम क्या बना सकते हैं? प्रॉपर यार्न बना सकते हैं। यार्न जैसे कि आपने वूल देखी है ना, वूलन थ्रेड देखा है आपने, तो वूलन थ्रेड अगर आपने देखा होगा तो आप अगर उसे ध्यान से देखोगे तो वो फर्दर कई सारे थ्रेड्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। यानी कि कई सारे फाइबर्स को आपस में वीव करके क्या बनता है? एक वूल का थ्रेड बनता है। तो उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि इससे कई सारे बारीक बारीक फाइबर बन सकते हैं, और फिर उन सब को आपस में वीव करके एक प्रॉपर यार्न बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पीईटी, जो कि इम्पॉर्टेंट है और हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ भी होता है। जो पीईटी है, अगर आपको आप देखना या अपना मम्मा पापा से पूछना या अपने दादी दादा से पूछना, तो पहले ना पर्ल पेट के बहुत सारे कंटेनर्स आते थे, उसका नाम होता था पर्ल पेट। ठीक है, तो क्योंकि वो पीईटी मटेरियल का बना था, इसलिए नाम था पर्ल पेट। पर्ल पेट की बहुत सारी चेयर्स भी आती थी, आप देखना शायद आपके घर में भी होंगी। ओके, तो ये जो पेट है ना, ये जो मटेरियल है पीईटी, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। और किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एक्सेट्रा। बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक्रिलिक के बारे में।
तो एक्रेलिक जो है ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि मैनमेड है, ठीक है। और ये बहुत हद तक किसके जैसा दिखता है, वूल के जैसा दिखता है। इट रिजेंबल्स वूल, ओके। दैट इज वाई इट इज यूज्ड टू मेक स्वेटर्स, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स। क्योंकि वूल जैसा दिखता है इसीलिए इसे स्वेटर्स, शॉल्स और ब्लैंकेट्स बनाने के काम में लिया जाता है। अच्छा, अब एक्रिलिक को क्यों यूज़ किया जाता है ओवर वूल? एक्रिलिक को ना वूल के ऊपर हम प्रेफर करते हैं, क्यों? तो इसे क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि वाई एक्रिलिक हैज़ एडवांटेज ओवर वूल। तो एडवांटेज इसकी ये है कि सबसे पहली बात तो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन वूल। वूल जो है वो किससे ऑब्टेन होती है, शीप से ऑब्टेन होती है, पूरा प्रोसेस लगता है उसमें, और कहाँ हम एक्रिलिक को खुद से ही बना लेते हैं, है ना। तो ये कंपैरेटिवली कम आप कह लो कम महंगा पड़ता है। तो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन वूल दैट इज़ obtained from natural sources, okay, and it is also available in a variety of colors, इसलिए इसको आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। it is available in a wide variety of colors, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहला तो आप लिख सकते हो इट इज़ मोर अफोर्डेबल, मतलब सस्ता पड़ता है, आराम से इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, इट इज़ मोर ड्यूरेबल, लंबे समय तक टिकता है, इसकी वजह से भी सिंथेटिक फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स के ऊपर प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके तो पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। वो क्वेश्चन है कि सिंथेटिक फाइबर्स को हम लैब में काम करते हुए या फिर किचन में काम करते हुए क्यों नहीं पहनते? वाई सिंथेटिक क्लोथ्स should not be worn while working in kitchen और अ लैब। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। अब इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोग सोच सकते हो कुछ तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या होता है ना कि वो फैब्रिक्स, हम बात करें क्लोथ्स की, है ना, क्लोथ्स जो है वो किसी ना किसी फैब्रिक से बने हैं। तो बेसिकली वो फैब्रिक्स जो कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं, वो जब उन्हें हीट किया जाता है ना तो वो बहुत आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। अच्छा, आप सोचो कि हमने मानो नायलॉन का हमने कोई कपड़ा पहना हुआ है और हम किचन में काम कर रहे हैं और गलती से उस कपड़े ने आग पकड़ ली, तो क्या होगा? वो सिंथेटिक फाइबर का बना है जो कि मेल्ट हो जाएगा, यानी कि वो कपड़ा मेल्ट हो जाएगा हमारी स्किन के ऊपर, और मेल्ट होकर वो हमारी स्किन के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। जो कि आप सोच सकते हो कितना दर्दनाक होगा, है ना। इसीलिए हम कभी भी किचन में काम करते हुए या फिर लैब में काम करते हुए सिंथेटिक के कपड़े नहीं पहनते, ओके। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका आंसर होगा फैब्रिक्स मेड ऑफ सिंथेटिक व्हेन हीटेड melts and sticks to the body of the person
wearing it. Hence, they must not be worn while working in kitchen और अ लैब। ओके बच्चों, और मैं आपको कहूँगी कि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाओ लेक्चर को देखते हुए, तो बहुत अच्छा है। या फिर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो प्रॉपर पीडीएफ में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके उस नोट्स को आप कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। ओके ओके, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उन्हें हम किन से ऑब्टेन करते हैं? पेट्रोकेमिकल से। सिंथेटिक फाइबर्स आर prepared by a number of processes from petrochemicals। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो मैन मेड फाइबर हैं, इन्हें आर्टिफिशियली ऑब्टेन किया जाता है। तो इन्हें आर्टिफिशियली किससे ऑब्टेन किया जा सकता है? इन्हें पेट्रोकेमिकल से ऑब्टेन किया जा सकता है। और पेट्रोकेमिकल्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है कि दीज आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। ठीक है, ये क्या है? ये रॉ मटेरियल्स हैं जिनका ओरिजिन कहाँ से है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या है? एक तरह का फॉसिल फ्यूल। ओके अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। वैसे तो हमने देख लिया, अभी तक समझ लिया, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फिर भी हम उन्हें यहाँ पर एक कंक्लूड कर देते हैं, है ना, समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहला तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि दीज कैन ड्राई अप क्विकली। जल्दी से ड्राई हो जाते हैं तो कपड़े बनाने में काम आते हैं। फिर दीज आर मोर ड्यूरेबल, जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर लेस एक्सपेंसिव, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दीज आर रेडिली अवेलेबल। अब बेसिकली क्या है कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसके लिए तो हमें नेचर पे डिपेंड होना पड़ेगा, हमें प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स तो हम खुद से कितना भी बना सकते हैं, है ना, तो ये इजीली अवेलेबल है। फिर दीज आर इजी टू मेंटेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़ों को तो इनको लाइक इनमें रिंकल्स ही नहीं पड़ते हैं, ये हमेशा क्रिस्प रहते हैं, इन्हें धोना इजी है, ये लंबे समय तक चलते हैं, तो ये इन्हें मेंटेन करना बहुत इजी है इन कंपैरिजन टू दोज थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। ओके, तो यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर्स वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है और इसके बाद हम बात करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लास्टिक्स के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।